बाहर से आने वाले आक्रांताओं की, बाहर से आने वाले उन लोगों की जिन्होंने भारत के अंदर राज किया, उसकी किसी को तकलीफ नहीं है। इस देश की संस्कृति को लूटने और इस देश की सभ्यता को कैसे नष्ट किया जाए, कैसे उनकी उपासना पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए मैंने कहा आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से हम एक नैरेटिव के पीछे घूम रहे हैं। आपने कहा कि हमारे सामने बाहरी और आंतरिक चुनौतियां क्या हैं। तो बाहरी चुनौतियां तो सबको पता है, सब जानते हैं कि बाहरी चुनौतियां क्या हैं, और आज तो सबको साथ साथ नजर आ रहा है। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपसे दूर बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो देश क्या सोचते हैं आपके बारे में, 57 इस्लामिक देश क्या सोचते हैं आपके बारे में, ईरान क्या सोचता है, इराक क्या सोचता है, सऊदी अरब क्या सोचता है, चीन क्या सोचता है, ये सब आपको समझ में आता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, आप कहते हैं आंतरिक चुनौतियां। यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप नेताओं पे, सरकारों पे भी यकीन न करें थोड़ी देर के लिए, तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी राय है, आपकी जरूरी नहीं है कि आप हर आदमी पे यकीन ही करें, ना भी करें। लेकिन भारत की सेना और भारत की सेना का सेनापति अगर कुछ मुद्दों को उठा रहा है तो उसको कोई राजनीति नहीं करनी, और वो अपनी राय राजनीति पे नहीं बना रहा। भारत की सेना भारतीय राजनीति से बहुत दूर रहती है। लेकिन अभी हाल के भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी। इस देश में कुछ लोगों ने उसको पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, इस पे छूना नहीं है, क्योंकि वो छुएंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे तो हमारी जो छुपा हुआ हमारा पंडोरा बॉक्स है, जो भानुमति का पूरा है, वो खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? उस खुलने से हमारी भी पोल खुलेगी, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आंतरिक चुनौतियों में विपिन रावत ने कहा कि भारत 2.5 फ्रंट से लड़ रहा है, और 2.5 फ्रंट में उन्होंने कहा एक पश्चिम है, जहां एक इस्लामिक जिहादी आतंकवादी मुल्क बना, और आपका एक पूरब का बॉर्डर है जहां चीन है। ये 2 बॉर्डर हैं, ईस्ट और वेस्ट। इन्होंने 2 फ्रंट की बात की, लेकिन जो 3rd फ्रंट की बात की, जो 2.5 फ्रंट की बात की, ये आधा फ्रंट कौन है? उसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो भारत के अंदरूनी खतरे हैं, जो भारत के अंदर चुनौतियां हैं, उसको शायद हम लोग समझना नहीं चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, और शायद हमें कन्फ्रंट करना है तो हमारा जो कंफर्ट जोन है, हमारा जो कंफर्ट का कुशन है, कहीं उसमें हलचल ना हो, कहीं उसमें तकलीफ ना हो। लिहाजा हम स्टेटस इसको बनाए रखना चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे, हम ऐसे ही झूठ बोलते रहें, और ये झूठ जब तक चलता रहेगा तब तक हमें अंदरूनी जो समस्याएं हैं उससे हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये भारत एकमात्र देश है कि भारत का समाज को जिन चुनौतियों से लड़ना चाहिए, भारत का समाज चाहता है पुलिस लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, सेना लड़े, सीआरपीएफ लड़े, बीएसएफ लड़े। हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए हम न तो शिक्षा के मंदिरों में जिस किस्म की एक वैचारिक युद्ध चल रहा है, इंटरटेनमेंट के माध्यम से एक अलग नैरेटिव चल रहा है, इतिहासकारों के लिखने से एक अलग नैरेटिव चल रहा है, और अगर आप उन तमाम चीजों को कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं,
आप बहुत टॉलरेंट लोग हैं और सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास 1 के कोर्स के अंदर अगर यह पढ़ाया जा रहा है, जिसे एक लंबी लड़ाई के बाद कुछ साथियों ने खत्म कराया, आपने पढ़ाया यह कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई थी और भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के सीता जी से नाजायज संबंध थे, यह 10 साल तक पढ़ाया गया। कोई शिक्षक नहीं बोला, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने इसको कन्फ्रंट नहीं किया। यह कोई ऐसी चीज थी जिसे कन्फ्रंट करने के लिए हमको कोई बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए था? यह तो कोई एक छात्र खड़े होकर कन्फ्रंट कर सकता था, लेकिन यह पढ़ाया जाता रहा और हमने इसे चलने दिया। अगर इस पे सवाल उठाया तो इस देश का सनातनी इंटॉलरेंट हो गया है। आप एंटी सेकुलर हो गए हैं, एंटी मुस्लिम हो गए हैं, एंटी इस्लाम हो गए हैं। तो ये जो फ्रॉड है हमारे यहां, इससे धीरे धीरे समाज ने बाहर निकलने की तैयारी कर ली है। मैं बार बार अपनी बात में कहता हूं, किसी को ना तो गाली देनी है और ना ही किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाना है। अगर आप सही माने में बौद्धिक हथियार का इस्तेमाल करें, अपनी किताबों का, रेफरेंसेस का हथियार की तरह इस्तेमाल करें, तो ये जो बौद्धिक आतंकवादी जो पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर फैल गए हैं, व्यवस्था में बहुत गहरे तक बैठ गए हैं, इनको आप डिफीट कर सकते हैं। और जब तक इस व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, इस बने बनाए नैरेटिव को नहीं तोड़ेंगे, तो आपकी बात का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, हो सकता है शिक्षा नीति सरकारों का काम है, सरकार आएगी जाएगी, सरकार शिक्षा नीति लाएंगी, उसमें कितना बदलाव होता है नहीं बदलाव होता है मैं उस पर कभी नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि क्लास के 1 घंटे में सारे देश दुनिया भर में जो किताबें लिखी गई हैं वो सब पढ़ा दी जाती हैं, उसमें एक सेट पैटर्न होता है। लेकिन यह भी नहीं है कि अगर किताबें जो बढ़ा दी गई हैं और किसी साहब ने लिख दी हैं तो वही साहब दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा इतिहास पता था, उन्हीं को सबसे ज्यादा लिटरेचर पता था। ऐसा भी नहीं है। तो आपको क्यों नहीं इस बात की छूट होनी चाहिए कि कम से कम जो रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं समाज में, उनकी किताबों का रेफरेंस क्यों नहीं आप अपने इतिहास में प्रश्न पत्र का जवाब देते समय क्यों नहीं आप रेफरेंस दे सकते? क्यों नहीं आप कोट कर सकते? क्यों आपको सिर्फ इरफान हबीब, क्यों सिर्फ आपको रोमिला थापर, क्यों सिर्फ आपको बिपिन चंद्रा? क्या यही दुनिया में एक बात इतिहासकार थे? जो इन्होंने देखा था वही इतिहास है, बाकी सबने देखा था वो गलत था? या ये अपने सामने, इनके सामने इतिहास गढ़ा जा रहा था और ये आई विटनेस थे? आज भी हिंदुस्तान में 240 न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन है, कई सारे अखबार हैं, लेकिन हर अखबार का एडिटोरियल अलग होता है। हर अखबार किसी न्यूज का ट्रीटमेंट अलग करता है। तो ये कौन तय करेगा कि किसके अखबार का ट्रीटमेंट ठीक है, किसकी इंटरप्रिटेशन ठीक है? कि नहीं साहब, आपको इसी का रेफरेंस देना है क्योंकि ये बहुत महान अखबार है जो चेन्नई से छपता है, तो ये तय नहीं होगा। इसलिए आज इंफॉर्मेशन है, आप अपनी इंटरप्रिटेशन दीजिए, तथ्यों पे दीजिए। इसलिए आपके पास जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो आपको अपने तथ्यों को करेक्ट करने में ज्यादा आसानी होती है। 20-30 साल पहले एक ही सोच के लोगों की जमावड़ा था, उन्हीं के पास ज्ञान था, बाकियों के पास था नहीं। अखबार ज्यादा नहीं थे, टेलीविजन था नहीं, रेडियो एक ही था, और समाज में ज्ञानी होने का उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेट मिला हुआ था। जोड़ तोड़ से नौकरियां मिल गई, नौकरी मिलने के बाद आप प्रोफेसर हो गए तो आप ज्ञानी भी हो गए।
तो आपके नाम के आगे क्या लिखा है यह आपको ज्ञानी नहीं बनाता, ये आपको ये तो बनाता है कि आप उस कोर्स को पढ़ाते पढ़ाते 60 साल हो गए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन 60 सालों में हजारों खोजें हुई, हजारों तथ्य मिले, तो अपने उस सब्जेक्ट के अंदर उसके साथ साथ नई खोजों को भी जोड़ लें।